अब देखिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इसको हिंदी में कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र। इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैं इतने टॉपिक इसके अंदर क्लियर कर दूंगा जो आपके कभी भी संयुक्त राष्ट्र रिलेटेड गलत कभी नहीं होगा। ये इस तरीके से मैं इसमें कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से अलग अलग तरीके से, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जितना भी पढ़ लो यहाँ से गलत ही हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मैंने इतना टारगेट करके रखा हुआ है इसमें कि आपको एक भी टॉपिक गलत ना हो, कि आपके एग्जाम में आए तो सारे आप कॉन्सेप्ट ठीक करके चले। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में समझ लेते हैं कि बना क्यों था। पहली बात, इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा 24 अक्टूबर को होती है इसकी, 1945 में। अब ये बनने का कारण क्या था समझ लेते हैं, इसकी स्थापना क्यों होती है। देखिए मैंने आपको एक बताया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के बारे में मैंने आपको पहले बहुत क्लियर करके बताया था। इसको हिंदी में भी ऐसे ही कहते हैं, लीग ऑफ नेशन। ये आपका कब बनता था, ये बना था, डेट याद रख सकते हैं आप साथ में, 10 जनवरी 1920 में। मैंने क्या बोला था, इसको बनाने का मेन कारण था कि लीग ऑफ नेशन बनाना यही मेन बन गया था कि पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप जानते हैं 1940 से लेके 1918 तक चलता है, और इसमें बहुत लोगों का नुकसान होता है। मतलब एक तो सिपाही शहीद होते हैं सारे अपने अपने देश से, और ऐसा ही नहीं कि सिपाही शहीद होते हैं, इससे पूरी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी डमाडोल हो जाती है। जैसे यूएसए में 1929 में महामंदी का दौर आ गया था, उसमें बहुत लोग भूखा, एक तरीके से कह सकते हैं भूखे मर गए थे। तो ये एक तरीके से सैनिकों पे ही नहीं पूरे देश में इसका एडवर्स रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसको समझ के सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मिलकर एक बात करी कि हम एक लीग ऑफ नेशन बना लेते हैं, जिससे कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि युद्ध की स्थिति बनती है तो ये एक संस्था उसको बीच में मीडिएटर के तौर पे काम करेगी और युद्ध को टाला जा सके, क्योंकि युद्ध कोई भी एक तरीके से अच्छा रिजल्ट देता नहीं है। अच्छा, इसको बनाते हैं। इसको बनाने के बाद क्या होता है, ये मैंने बताया 1920 तक चलता है, और ये चलने के बाद लंबे समय तक भी रहता है। 1945 के अराउंड आप कह सकते हैं, 46 में इसको बंद कर दिया जाता है। तो आज के टाइम पे लीग ऑफ नेशन है ही नहीं, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। कई बार तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रीजन। क्योंकि ये एक तरीके से बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिला। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए बनाया गया था, और वो हो गया 1939 से लेके 1945 तक। तो इसका मतलब रिजल्ट इसका कोई था ही नहीं पॉजिटिव, और ये माना गया कि इसकी जो मेंबर कंट्री थी कि इसने कुछ अच्छा रोल करा ही नहीं, तो इसलिए इसको बंद करना पड़ गया। तो ये याद रखिएगा। पहली बात, इसको बनाया क्यों गया था, कौन सी ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम बहुत बार पूछा जाता है। हालांकि एसएससी वगैरह एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको आई लिखेंगे यहाँ पे, वर्सेलीज। ठीक है, वर्सेलीज की संधि हुई थी, इसको पूरे को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। अब इसको वर्सेली को ऐसे लिख लीजिएगा, वैसे मैं बोलूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद रखें। अब ये अच्छा एक और याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता तो जेनेवा में था इसका हेडक्वार्टर। आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता नहीं तो कहानी खत्म। अच्छा, लीग ऑफ नेशन के बारे में एक पॉइंट और बता दूं कि इसको बनाया किसने था, किसकी मदद से ये बना था। तो याद रखिएगा उनका नाम था वुडरो विल्सन। ये आपने नाम जरूर सुना होगा, वुडरो विल्सन, ये आर है। ठीक है, विल्सन। इनके द्वारा ही बनाया गया था कि हमें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना है, बट वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके नहीं गया। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और वुडरो विल्सन को जब इन्होंने इसको बना दिया था, एक तरीके से काम कर रहे थे इसकी तरफ, तो ये हुआ कि चलिए इनको एक नोबेल प्राइज भी दे देते हैं, जो उसको शांति का नोबेल प्राइज कहा गया और इनको दिया गया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट बता दिए लीग ऑफ नेशन के बारे में, क्योंकि कहानी यूनाइटेड नेशंस की यहाँ से नहीं बनती, यहाँ से बनती है, और उसके बारे में आपको पूरी पहले पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए कि बना क्यों था, क्या कारण था। तो मैंने आपको सारे मेंशन कर दिए। वुडरो विल्सन को 1919 में इसी के लिए एक तरीके से मिल जाता है नोबेल प्राइज पीस का। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट होती है, इसकी स्थापना इस साल होती है, पर इसको बनाने की तो बात 1919 से ही चलने लग गई थी, जैसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो लीग ऑफ नेशन यहाँ पे खत्म, अब आ जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस पूरे एग्जिस्ट में, और पूरे विश्व में इसका एक नया रूप बन जाता है यूनाइटेड नेशंस के रूप में। तो इसलिए हमारे पूछा जाएगा कब इसकी स्थापना होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 में बनता है, जब उसको खत्म कर दिया था लीग ऑफ नेशन को। अब ये कहाँ, इसका मोटो क्या है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखना, हर तरीके से पीस को कंट्रोल करना, पीस रखना पूरे ओवर वर्ल्ड में। बात करें तो कि हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ये मेन इसका कारण है। बट अगर आज भी देखेंगे आप तो ये भी उसी की एक तरीके से चल रहा है, जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशन के तरीके से। आप कितने वॉर देख लीजिए, यूक्रेन रशिया देख लीजिए, पैलेस्टाइन इसराइल देख लीजिए, जो अभी हुए हैं हाल ही में। और अगर आप बात करेंगे तो हमारा जो अभी वॉर हुआ था, इसमें करगिल वॉर हुआ था, ये सबको कहाँ रोक पाया, ये रोकने की कोई कंडीशन ही नहीं बन पाई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।
तो यही है मेन कारण कि आज भी एक तरीके से कह सकते हो तो फुलफिल काम नहीं हो पा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। हर कंट्री अपनी ही वर्चस्व को स्टैब्लिश करती है। हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। कई बार पूछा जाता है ये, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर था तो है न्यूयॉर्क में, ये तो हम सभी जानते हैं। बट इसको जब एक तरीके से बना था तो किसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और हिंदी में लिख लेते हैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है और यहीं पर आपका 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा भी एक गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। सेम यहाँ पर भी इसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है, बट बहुत बाद में। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे। स्टैब्लिशमेंट होती है सैन फ्रांसिस्को में, बट हेडक्वार्टर बनाया जाता है न्यूयॉर्क में। और मैनहट्टन मैंने आपको बताया, मैनहट्टन आइलैंड में इसका हेडक्वार्टर जो आइलैंड है न्यूयॉर्क में। अच्छा, अब कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। पहली बात यहाँ को देख लेते हैं, फिर मैं बाद में बात करूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, दोनों वीडियो में मैंने आपको दे रखा है। कौन से हैं? पहले 6 अंगों में से बात करेंगे तो ये 5 आपको दिख रहे होंगे, एक बंद है आज के टाइम पे, ये कह सकते हैं कि बंद कर दिया गया है। 5 आपको बस याद रखना है। पहला जनरल असेंबली जिसको महासभा कहते हैं, दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल बहुत जरूरी है, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर लास्ट है सेक्रेटेरिएट जिसको कहते हैं सचिवालय, ठीक है। तो ये आपके सारे जो हो गए 5 के 5। एक और है इसमें जिसको कहते हैं न्यासी परिषद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, न्यासी परिषद कहा गया था इसको। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रस्टीशिप कमेटी, ठीक है, कमीशन, या आप कमेटी भी कह सकते हैं, काउंसिल भी कह सकते हैं। लिख लेता हूँ पहले, ट्रस्टीशिप और काउंसिल, इसको पूरा जब बोला जाता है, ये था। इसको बंद कर दिया गया एक तरीके से, बस ये समझ लीजिए। और बंद इसको किया गया था 1994 में, इसका कोई मतलब नहीं था तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में जो एक्टिव काम कर रहे हैं वो है 5, ना कि 6। तो ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए जो हमने बात कर ली, इन्हीं को डिस्कस करेंगे बाद में बहुत डिटेल में। अब पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि जब हम बात कर रहे थे 6 है संस्था, तो लैंग्वेज भी हमारी कितनी है, 6 है इसमें जो यूज़ की जाती है। 6 लैंग्वेज कौन कौन सी है? पहला याद रखिएगा अरबी, अरेबियन, ठीक है। दूसरा आपकी कौन सी हो जाती है, जिसको कहते हैं चाइनीज़, ठीक है। तीसरी हो जाती है आपकी इंग्लिश, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाती है चौथी फ्रांस, जिसको कहते हैं फ्रेंच। फिर हो जाती है आपकी रशियन। फिर इसके बाद लास्ट हो जाती है आपकी स्पेनिश। तो ये याद रखिएगा 6 लैंग्वेज है, सारी पूछी जा सकती है। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो ये 6 भाषा मैंने आपको बता दी। और याद रखने का तरीका भी है, देखिए अरबियन को हटा दीजिए और स्पेन को हटा दीजिए। बाकी 4 तो आपको वैसे दिख रहे होंगे जो इसके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। चाइनीज, अगर चाइनीज़ की बात करें चाइना है, इंग्लिश की बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। यहाँ पे चीन आ जाता है। फ्रांस में बात करेंगे तो फ्रेंच बोली जाती है। यहाँ पे रशिया की बात करेंगे, रशिया हो ही गया है, ठीक है। रशिया हो गया रूस से, और एक आपका यूएस है, बस अलग हो गया। तो मतलब आपको बस स्पेनिश और अरेबियन याद रखनी है, बाकी आप याद कर लेंगे कि इनके ही देश की भाषा उठा के रख दी गई 6 भाषाओं को। अच्छा, हम बात कर रहे थे कितना हमने देख लिया, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद में बात करता हूँ। हाँ, टोटल 6 लैंग्वेजेस यहाँ पर मैंने मेंशन कर ही रखी है, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज़, अरेबियन। अब देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं आपकी, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, त्रिगवेली नाम है इनका, हिंदी में भी लिख लेता हूँ मैं, त्रिगवेली इनको कहा जाता है, यही है व्यक्ति त्रिगवेली। और ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बने थे किसके, यूनाइटेड नेशंस में, जनरल असेंबली के। तो ये क्लियर हो गया होगा। पहली बात याद रखना है, महासचिव इसको हिंदी में कहते हैं, महासचिव, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर बोला जाएगा कि भारत की तरफ से कौन थी बनी थी, तो याद रखिएगा उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। मैं आगे नाम मेंशन करूंगा। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, सिस्टर थी। अच्छा, हम कहाँ पर थे, यहाँ तक देख लिया त्रिगवेली का। आगे बात करते हैं। हाँ, फर्स्ट पहले तो हो गए जो व्यक्ति है। फर्स्ट एशियन की बात करें तो ये थे यूथांट, और ये बर्मिश थे। ये आज तक पूछा नहीं गया कि बर्मिश थे कहाँ के थे, तो याद रखेंगे बर्मिश थे ये। और यूथांट के बारे में अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो ये है यूथांट। ये तो त्रिगवेली होगा और ये होगा यूथांट। और ये फर्स्ट एशियन बन जाते हैं। तो ये आपको क्लियर रखना है। एशियन भी आपको थोड़ी शक्ल से भी लग रहा है, इनका फेस से भी लग रहा है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट एशियन। फर्स्ट इजिप्ट की बात करूंगा, जो बने थे जनरल के जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम था बुत्रोस घाली, बुत्रोस घाली। अब देखिए लोग क्या बोलते हैं कि ये एक तरीके से अफ्रीकन मान लेते हैं कि अफ्रीकन थे। अगर मैं आपको बोलूं, अफ्रीकन नहीं कह सकते आप इनको, क्योंकि ये इजिप्ट के थे। और याद रखिएगा 6 नंबर के बने थे, ठीक है।
इनके बाद अगर हम बात करें कि पहले अश्वेत या पहले अफ्रीकन कौन बने थे, तो याद रखिएगा जो पहले ब्लैक पर्सन थे उनका नाम था कॉफी अन्नान। ठीक है, कॉफी अन्नान ये थे पहले, अगर ब्लैक पर्सन बोलेंगे या कहेंगे पहले अफ्रीकी व्यक्ति। और ये कौन से नंबर के बने थे? 7th नंबर के थे। ये थे 6 नंबर के। ठीक है, और 8वें नंबर के आप जानते हैं बान की मून, उनके भी हाल ही में बुक भी आई थी। ठीक है, बान की मून, बान की मून। और अगर इनके अलावा मैं कुछ और पॉइंट बताऊं, बान की मून, हाँ याद रखिएगा साउथ कोरिया के हैं ये, अगर ये पूछा तो नहीं जाता बट याद रखिएगा। और आज के टाइम पे जो 9वें नंबर के हमारे एंटोनियो गुटेरस, और आप जानते हैं वो कहाँ के? पोर्चुगीज है, जिनको पुर्तगाल कहा जाता है। तो इन सब की आपको नेशनलिटी भी याद रखनी है। तो ये तो मैंने आपको सारे जो बता दिए जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इनको तो हमको याद रखना है। और कुछ फैक्ट में इंक्लूड कर दूं, पहले रेस कर लेते हैं फिर और डिस्कस करते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस में हमारे कितने टोटल मेंबर कंट्री है, बहुत बार पूछा गया है, 193। अच्छा लास्ट का सबसे कौन सा बना था? तो याद रखिएगा साउथ सूडान। ठीक है, तो याद रखना साउथ सूडान। और ये कब बना था, इसमें कब शामिल हुआ था? तो 2011 में शामिल हुआ ये। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने बोला आपको 6 लैंग्वेज बोली जाती है, बट 6 में से 2 रूप में जो ऑपरेट है एक तरीके से लैंग्वेज, जिनका 2 प्रयोग किया जाता है 2 लैंग्वेज का। पहली का याद रखिएगा, पहली है फ्रेंच और दूसरी है इंग्लिश। इन दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर, संचालित रूप में, ऑपरेशनल रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो मैंने बता दिया आपको। तो मैंने आपको सभी के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनके नंबर भी याद रखिएगा। वैसे नंबर इनके नहीं पूछे जाते, हाँ अभी जैसे बान की मून का पूछा जा सकता है, 8वें नंबर के थे, और एंटोनियो गुटेरस वो 9th नंबर के हैं, जो पोर्चुगीज है, पुर्तगाल के हैं वो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्लियर पॉइंट जो हमने बात करी। और देखिए जब यूनाइटेड नेशंस बना था तो इसके चार्टर में जो चार्टर था उसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा 50 कंट्री थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और संस्थापक देश की बात करें जिन्होंने स्टैब्लिशमेंट करा था वो थे टोटल 51। और 51 अगर बोलेंगे 51वां कौन सा था, तो उसका नाम था पोलैंड। ठीक है, पोलैंड। तो ये भी याद रख लीजिएगा अगर आपसे पूछा जाता है तो। अच्छा ये पूछा जाएगा कि इसकी फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 1952 में, जब हमारे यहाँ पहली बार लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ जनरल असेंबली कह सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिए जो हमको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस को आपको दिख रहा होगा, ये पूछा जाता है कौन से टाइप की ये शाखाएं हैं। याद रखिएगा जैतून की शाखा है ये, ऑलिव ब्रांच कहा जाता है इनको इंग्लिश में, और वैसे हिंदी में कहते हैं जैतून की शाखा। पूछा जा सकता है, चिन्ह है ये, आपको दिख रहा है यूनाइटेड नेशंस का। अच्छा इसके अलावा बात करें कि भारत ने कब शामिल हुआ इसमें तो भारत हो गया था इसमें शामिल 1945 में इसमें शामिल हो गया था, 1945 में। याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है कि कब शामिल हुआ था। चार्टर में थे टोटल 50, जब 51वां देश आया था, जो संस्थापक देश बन गए थे 51वां था आपका पोलैंड। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया पहली बैठक 1952 में हुई थी। मैंने आपको सारे जनरल सेक्रेटरियों के नाम भी बता दिए कि आपको ये याद रखने हैं। कितनी भाषाएं 6 हैं, जिनमें से 2 बोली जाती हैं, फ्रेंच जो ऑपरेशनल रूप में, फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लियर। अब मैं जो आपको सारे 6 के 6 जो हमारे हैं ये, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे 6 में से 5 ही डिस्कस करेंगे जो हमारे ये ब्रांच है, इसके शाखाएं हैं इनकी। देखिए सबसे पहली बात, हम महासभा की बात करते हैं, जनरल असेंबली की। जनरल असेंबली को लघु संसद या मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, लघु संसद भी कहा जाता है, लघु संसद, जनरल असेंबली। इसमें कंट्री पूछे जाएंगे तो सेम याद रखिएगा 193 कंट्री है जितनी यूनाइटेड नेशंस में है। ठीक है, और इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट भी कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको हिंदी में कहेंगे कि सॉरी ये इसको नहीं बोलते, मैं गलत बता रहा था, कार्यपालिका कह सकते हैं या एग्जीक्यूटिव पार्ट कहा जाएगा यूनाइटेड नेशंस का, तो वो होता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, उसको बाद में बात करते हैं। पर बस मैं जनरल असेंबली के बारे में बस यही चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं थी। पहले याद रखिएगा कंट्री मेंबर कंट्री है 193, इसको लघु संसद या मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि जो भी आप देखते हैं सारी इसी में होती है। पूरे विश्व के आप कह सकते हैं संसद, इसको भी ये नाम दिया गया है। ठीक है, अच्छा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में आप जानते हैं कि स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर कितने? 5 है। उनके बारे में हम सब जानते हैं, चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, और एक छूट गया होगा यूएसए है। तो इन सभी को याद रखिएगा, 5 मेंबर कंट्री है इसकी। वैसे देखिए 5वें नंबर पे हमारे को भी था नंबर, इंडिया को एक तरीके से इनवाइट किया गया था, बट जवाहरलाल नेहरू ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, बल्कि फेवर कर दिया चाइना को। तो चाइना आज के टाइम पे परमानेंट मेंबर है, और सबसे बड़ा रुकावट वही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको एक मिलता है वीटो पावर, और वीटो पावर को कौन यूज़ कर लेते हैं? ये यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वीटो पावर जैसे ही, इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर आज भी हम, अगर हमारे को एक तरीके से छठा मेंबर परमानेंट के तौर पर रखा जाए, जैसे जिसको हर
कंट्री एग्री कर सकती है। उसमें एक सबसे बड़ा अड़चन है चाइना, वही एग्री नहीं कर रहा कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने। ठीक है, तो जिसको हमने फेवर करा वो आज ही हमको फेवर नहीं कर रहा। और आप जानते हैं मसूद अजहर के टाइम पे या किसी भी तरीके से हर जगह वीटो का पावर का एक नेगेटिव रिजल्ट हमारे ऊपर इसने करा है चाइना ने हर जगह। तो बहुत बड़ा दुश्मन कह सकते हैं चाइना इस तरीके से है। तो पहले इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वीटो मिलती है, वीटो समझ लीजिए कोई भी ऐसी पावर है, अगर 5 मेंबरों में से एक ने भी वीटो यूज कर लिया और सभी एक तरफ एक मत है और एक ने भी इनसे अपोजिट मत बता दिया या अपना एक पॉइंट बता दिया, तो वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये वीटो। तो ये इंडिया को मिल रहा था, आप समझ सकते हैं कितना वैल्यू था इसका। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार वीटो किसने यूज करा था, तो ऑब्वियसली यूएसए ने ही करा होगा। यूएसए उस समय क्योंकि बहुत बड़ा नाम था 1971 में रोडेशिया के मामले में। रोडेशिया, ये भी याद रखिएगा, रोडेशिया, रोडेशिया के मामले में करा था, रोड एशिया के मामले में। ठीक है, ये जा बस आपको नाम याद रखना है, पूरी डिटेलिंग में मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मतलब नहीं है उसका। मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव पार्ट कहा जाता है जो यूनाइटेड नेशंस का, सुरक्षा परिषद को, कार्यपालिका। देखिए काम तो सारा इसी के थ्रू हो रहा है ना, क्योंकि पूरे देश को कंट्रोल कौन कर रही है, 5 कंट्री ही तो कर रही है। जहां पर भी हमने डिमांड करनी है, हम 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। आप जानते हैं टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 आपके स्थायी मेंबर है, बाकी 10 हर 2-2 साल में चेंज होते रहते हैं। और ये हाल ही में हमारे पास है ये नॉन परमानेंट मेंबर बने हम। तो नॉन परमानेंट मेंबर कितनी पावरफुल नहीं होता, परमानेंट मेंबर बहुत पावरफुल होता है। हर जगह फेवर करा है पाकिस्तान को चाइना ने, इसी अपने वीटो पावर को यूज करके, किसी भी मामले में अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, तो मैंने आपको सब चीजें बताई दी। हर 2 वर्ष में होता है, ये भी याद रखिएगा। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं चेंज होते रहते हैं, तो इनकी क्या वैल्यू रह जाएगी, 2 साल के लिए आपके पास पावर है, बाकी फिर दूसरे की आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको एक और कहा जाता है कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का पुलिसमैन इसको कहते हैं, पुलिसमैन। तो ये भी याद रख लीजिएगा सुरक्षा परिषद को। अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वीटो किसने यूज करा था, तो याद रखिएगा उसका नाम है रशिया। रशिया ने करा था। और आप जानते हैं जब ये कोल्ड वॉर हो रहा था उसी टाइम पे यूएस और अमेरिका के बीच में थी। और देखिए यूएस रशिया ने इंडिया के फेवर में कई बार पॉजिटिव कंटेंट में, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव वे में वीटो को यूज करा है। हर जगह जब भी सपोर्टिव एक मांगा है सपोर्ट इंडिया ने रशिया से, तो हर जगह वीटो को यूज करा है। अगर आज के टाइम पे आपने देखा था यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा था, तो हमने भी न्यूट्रल हो गए थे बीच में, कोई पार्ट को नहीं माना था। यूनाइटेड नेशंस में जब हम अभी परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर बन रखे हैं अभी हमारे पास जो है, तो उसमें हमने सपोर्ट नहीं करा था यूक्रेन का। हालांकि जानते हैं कि यूक्रेन रशिया गलत कर रहा है यूक्रेन के साथ, फिर भी क्योंकि हर जगह रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया को, तो इतना तो थोड़ा फेवर इंडिया को भी देना चाहिए था, इसलिए। ठीक है, हम कहाँ पर बात कर रहे थे, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा वीटो यूज़ करा है रशिया ने, पहली बार करा था यूएसए ने 1971 में। तो ये हो गए हमारे सारे यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल है। 5 याद रखिएगा मेंबर, तो आप सभी जानते हैं, तो मैं आपको कई बार पहले मेंशन कर चुका हूँ। इसको इरेज करते हैं, तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तीसरा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखिएगा इन सभी का हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस में, सॉरी न्यूयॉर्क में है। वैसे इसका हेडक्वार्टर है आपका हैग, हैग जिसको कहते हैं AUGE है। ठीक है, HAGUE, इसको हैग कहा जाता है। और ये है आपका नेदरलैंड में, नेदरलैंड। ठीक है, नेदरलैंड। तो ये क्लियर हो गया मेरे हिसाब से पॉइंट, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये। अच्छा, और अब देखिए इसको याद रखने का तरीका मैं बता दूं, हमने कैसे याद रखा था। वैसे मैं ज़्यादा ट्रिक पे बिलीव नहीं कराता हूँ, ना करता हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय मतलब न्यायालय में क्या होता है, जस्टिस है कि नहीं, हाँ है, तो है आ जाएगा ना, तो हैग हो जाएगा, बस कहानी खत्म। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछेंगे कितनी कंट्री है, तो इसमें भी 193 होगी। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि न्यायाधीश की जो संख्या होती है, जो जज की संख्या कितनी होती है, इसमें 15 होती है। और इसमें कॉरम, कॉरम क्या होता है, कॉरम होता है इसमें 9, जो एक तरीके से चलाने के लिए ये जो एक तरीके से जो 15 जज है उसमें से 9 जज का होना बहुत ज़रूरी है, उसको कॉरम कह सकते हैं आप नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये 9 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता, 15 मेंबर पूछे जाएंगे कि जजों की संख्या कितनी होती है, इतनी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जानते हैं हमारे जो बहुत सारे हैं, जैसे पाकिस्तान में कुलभूषण यादव गए थे, उनके लिए जो फंस गए थे वहाँ पर, उनके लिए चल रहा है ये मुद्दा। और पाकिस्तान को कई जगह इन्होंने रोका है, जैसे इन्होंने फांसी की सज़ा दे दी थी। तो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी पावर है यूनाइटेड नेशंस की, तो इन्होंने बोला आप
नहीं दे सकते फांसी जब तक ये पूरा मामला क्लियर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने कई चीज़ों के सबूत दिए हैं। तो इसलिए ये बहुत वैल्यू करता है कि एक देश ने फांसी की सज़ा दे दी, फिर भी इन्होंने कहने पर रोक दिया गया, तो बहुत बड़ा नाम है यूनाइटेड नेशंस का जब हम बात कर रहे हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। और कब होती है? 8 अप्रैल में, ठीक है, सॉरी 18 अप्रैल में, ठीक है। मैं आपको क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये याद रखिएगा, ये अलग से पूछा जाता है कि इस पॉइंट को बताएं। एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं, अगर पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम शुरू करना कब करा था, स्टार्ट तो करा था 1946 में, स्थापना तो इसकी 1945 में हो गई थी, पर इसने काम शुरू करा था 1946 में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। जैसे स्थापना हुई थी, सॉरी, स्थापना हुई थी इसकी 3 अप्रैल में 1945 में, बट काम इसने शुरू करा था 18 अप्रैल 1946। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सन याद रखिएगा, सन पूछा जा सकता है, इतना डिटेल में जाता नहीं फिर भी। अब हम कुछ और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट भारतीय कौन थे जो न्यायाधीश बने थे इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है अगर इसमें कोई बनते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो हमारे पहले न्यायाधीश या जज बने थे उनका नाम था वेनेगल रामाराव, ठीक है, बेनेगल रामाराव, बेनेगल रामाराव, रामाराव, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, बेनेगल रामाराव। ये बहुत बड़ा नाम है, कई बार पूछा जाता है। ये 1952 से लेकर 53 के बीच में बने थे, बेनेगल रामाराव, ठीक है। अगर देखिए आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैंने बोला पहले न्यायाधीश बने, जज बने हमारे यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जज बनने वाले भारतीय बने। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कौन है कि जो पहले न्यायाधीश बने और प्लस में अध्यक्ष भी बने थे इसके, तो याद रखिएगा उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, नागेंद्र, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये अध्यक्ष भी थे और आपके चीफ जस्टिस भी थे, सॉरी जस्टिस भी थे, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर भी कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है आधिकारिक रूप में, क्योंकि देखिए इतनी सारी मेंबरिंग कंट्री है, तो किस भाषा में हम यूज़ करें, क्योंकि सबके अलग अलग लैंग्वेज है, आप कहीं भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है, यहाँ पर फ्रेंच और इंग्लिश को ही प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जो भी ऑपरेटिंग वर्क होता है सारा इंग्लिश में और फ्रेंच में ही होता है। और सभी जानते हैं कि इंग्लिश तो हर जगह एक तरीके से आती है हर किसी को, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कार्यकाल कितना होता है इनका, तो आप याद रखिएगा कार्यकाल होता है इसका 9 साल, ठीक है, 9 साल होता है इनका। ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बोला है कि हमारे यहाँ टोटल जज बने थे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आज तक की डेट में हमारे देश के कितने टोटल जज यहाँ पर एक तरीके से जज बने हैं, पहले थे बेनेगल रामाराव, दूसरे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। और टोटल अगर हम बात करें 4 थे, जिनमें से 2 तो ये हो गए, तीसरे एक और नाम थे जो मेरा भी दिमाग से निकल रहा है, जिनका नाम था हाँ, रघुनंदन पाठक, रघुनंदन पाठक। इतना नहीं पूछा जाता डिटेल में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है और उसमें इंडिया एक जाना बहुत बड़ी बात है। रघुनंदन पाठक। दूसरे थे आपके दलवीर, इनका नाम तो आपने सुना होगा, दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, इनको इंग्लिश में लिख लेते हैं, दलवीर भंडारी नाम है। ये गढ़वाल के थे, मतलब आपके उत्तराखंड के थे। और ये हैं रघुनंदन पाठक। तो इन दोनों का नाम याद रखेगा, ये दोनों, ये तो हो गए। और तीसरे और चौथे तो मैंने आपको पहले बता दिया था, बनेगल रामाराव, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक, और चौथे थे दलवीर सिंह भंडारी। तो इन चारों को याद रखेगा, आज तक जो जज बने हैं ये 4 ही बने हैं हमारे इंडिया की तरफ से। तो ये क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट, सिक्योरिटी काउंसिल और महासभा जिसको कहते हैं जनरल असेंबली, इनके बारे में आपको इतने पॉइंट पता होने चाहिए। तीसरा है, सॉरी हाँ, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए। चौथे पे आ जाते हैं, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसमें कुछ खास बताने वाली बात है नहीं, बस याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा चौथे नंबर का, ये चौथे नंबर का ये हो जाता है, ठीक है। फिर 5वें नंबर का हो जाता है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। इनसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इन तीनों से आते हैं जो मैंने आपको मेंशन कर दिए। जो मैंने आपको छठा बताया था जिसका नाम बताया था न्यासी परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसको बंद कर दिया गया था 1994 में, तो वो भी आप याद रखिएगा, छठा था वो, उसको बंद कर दिया गया। तो पांचों के नाम याद रखने हैं आपको, कौन कौन से ऑप्शन में रख दिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप याद रखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे भारतीय कौन से थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण दिया था और फर्स्ट भारतीय बन गए थे, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में दिया था इन्होंने हिंदी लैंग्वेज में।
और आप जानते हैं बहुत बड़े कवि थे अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय अधिवेशन कौन सा था? 32वां अधिवेशन चल रहा था जब इन्होंने हिंदी में लेक्चर दिया था या भाषण दिया था। लेक्चर से आपसे ये तो पूछा जा सकता है, बस ये नहीं पूछा जाएगा कि अधिवेशन कौन सा था। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा जो फर्स्ट भारतीय थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसको नोबेल कभी मिला है? हाँ, तो 2001 में मिला है, ये भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं गया आज तक। आपसे पूछा जाएगा कि जो महासचिव हैं, ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो आपके महासचिव की, जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद जो होता है, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, इनकी सिफारिश में एक तरीके से महासभा द्वारा किया जाता है, जनरल असेंबली के द्वारा, इनकी सिफारिश के द्वारा, इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सिफारिश कौन करेगा? सुरक्षा परिषद। और किन के द्वारा किया जाएगा? महासभा, या कह सकते हैं आप जनरल असेंबली के द्वारा। तो दोनों चीज भी याद रखिएगा। और जो जनरल सेक्रेटरी है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। वैसे कितना भी आगे बढ़ सकता है, इस पर कोई वो नहीं है, आप सभी जानते हैं। अभी हाल ही में एंटोनियो गुटेरस, लगभग मेरे हिसाब से 10 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दी हैं, इतनी ही हमको याद रखने की ज़रूरत है। मैं कुछ और पॉइंट अभी याद कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक और बता दूं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑफिस को मैंने बता दिया था, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन आइलैंड में है। अच्छा, ये पूछा जाएगा कि जो ऑफिस बना है, इतनी बड़ी भूमि है, आप अगर देखेंगे पिक्चर में देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, तो वो इतनी बड़ी जमीन किसी ने तो दान में दी होगी। तो उनका नाम था जॉन, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जॉन डी रॉकफेलर नाम था उनका, रॉकफेलर। और इंग्लिश में ही याद रखिएगा, हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंग्रेज थे वो, तो उनको हिंदी में क्या नाम लिखूँ समझ में भी नहीं आएगा आपको। मैनहट्टन आइलैंड में है, आप सभी जानते हैं। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम किसने दिया था? यूएनओ का नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, तो ये कुछ खास बताने वाली बात है नहीं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था ये। और मैंने आपको बता दूं एक चीज़ और, इसकी फर्स्ट बैठक अगर आपसे पूछा जाएगा कि कब हुई थी, तो 1946 में होती है, और वो होती है आपके लंदन में। ठीक है, कहाँ पर होती है? लंदन में। तो ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। फर्स्ट एशियन मैंने आपको बता दिया कि यूथांट थे, ये रे यूथांट। और आपके फर्स्ट अफ्रीकन की बात करें, देखिए इनको कई जगह अफ्रीकन भी देखेंगे, बट मेरा मानना अफ्रीकन नहीं है, बुतरोज घाली। बुतरोज घाली आपके इजिप्ट के थे, तो अफ्रीकन आप कैसे कह सकते हैं? अफ्रीका अलग हो जाता है ना। कह सकते हैं आप अफ्रीकन में भी ला सकते हैं, बट मेरा मानना है कभी भी आपके सामने अफ्रीकन का नाम आता है तो आप याद रखिएगा कॉफ़ी अन्नान ही लगाइएगा, किसी भी तरीके से छोड़िएगा मत, नहीं तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड नेशंस मैंने कंप्लीट कर दिया। इतना याद रखिएगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन है एक भी छूटेगा नहीं आपसे, सारे पॉइंट क्लियर हो गएंगे। मुझे नहीं लगता होगा आपने कभी इतना डिटेल में पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इसमें मैं बहुत कंफ्यूज होता था, इसलिए मैंने बहुत सारे बड़ी बड़ी बुक्स थी जो, जैसे आपके यूपीएससी वगैरह भी यूज़ करते हैं लोग, उन सभी को मैंने जोड़ के फिर खुद के नोट्स बनाए थे, तब उनको कंपाइल करके याद करा, और जो आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म।